वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल वीडियो में शिकार और ये है वीडियो में एक्स्ट्रा का 61st एपिसोड। और भाई गौर कर रहे हो, मैंने एक दफ़ा जल्दी में ये वाले बाल कटवा लिए थे, वो यहाँ पे रेजर नहीं होता वो फिरवा लिया था, लेकिन अब मेरे बाल हल्के हल्के करके मैच कर रहे हैं। मैंने आज से पहले ये बात इसलिए नहीं बताई ताकि कमेंट्स में मसला ना बने, लेकिन अब ये थोड़े से जो बाल है ना ये मैच कर रहे हैं। पता नहीं क्या शौक चढ़ा था ये एरिया क्लियर करवाने का मुझे, उसने कहा रेजर लगा दूं, मैंने कहा लगा दे, तो बड़ा मसला था, लेकिन अब बाल मैच कर रहे हैं। खैर आज का 61st एपिसोड है, काफ़ी छुट्टियों के बाद आ रहा है। वैसे इतनी कोई खास ज़्यादा छुट्टियां ली भी नहीं है, लेकिन एपिसोड काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि खबरें हमारे पास बहुत मज़ेदार है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। पहली खबर की तरफ चलते हैं जो कि थोड़ी सी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ हो गई है। 3 महीने पहले जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट प्लान वाली चीज़ थी वो अप्रूव हुई, वो सामने चली। और अब की गेम ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो हैं उनको बढ़ाने की बात की जा रही है, और ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रही है। अब ऑब्वियसली ये अजीब चीज़ है, उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट कुछ टाइम पहले कह रही थी कि हम ईवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं इंपोर्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उनको बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उन गाड़ियों के लिए है जो कि पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, तो अगर पाकिस्तान के अंदर बन रही है कोई गाड़ी, ये उसके लिए नहीं है। और इसके पीछे सजेशन ये है कि भाई हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के बाहर से आने वाली जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी इंपोर्ट को रोका जा सके, और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी पाकिस्तान के अंदर बनाई जा सके, जो कि मेरे हिसाब से एक अक्लमंदाना फैसला है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड एक प्रॉब्लम वाली बात ये भी है कि जो कंपनीज दुनिया में पॉपुलर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए, वो अभी पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं आई। तो अगर हम उन कंपनीज को पाकिस्तान में इंपोर्ट भी नहीं करने देंगे और वो कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी नहीं, तो मेरे हिसाब से अभी जो सिचुएशन है ना थोड़ी जल्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, डेफिनेटली गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ानी पड़ती हैं ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ सके। हमने देखा है कि मोबाइल फोन्स में ये कितने फ़ायदेमंद रही है, लेकिन भाई आई डोंट थिंक सो कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो टाइम है वो एग्जैक्टली आया है। खैर नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, ये हुआवे की तरफ से आ रही है, जहाँ पर हुआवे की नोवा 9 सीरीज जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। अब इसके अंदर 2 फोन्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, तो नोवा 9 और नोवा 9 प्रो के नाम से 2 डिवाइसेस आई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 डिवाइसेस हैं दिखने में कैसी हैं। दोनों फोन्स के ऊपर ही जो फ्रंट साइड का डिस्प्ले है वो आपको साइड पर एज डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप नोवा 9 प्रो की बात करते हैं तो उसका जो फ्रंट है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा एज वाला है। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक जो हुआवे का वाटरफॉल डिस्प्ले है वो यहाँ पर दिया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर भी आपको जो पिल शेप का कैमरा है जो हमने हुआवे के फ्लैगशिप्स में देखा है वो मिल रहा है। एक चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मुझे नोवा फोन्स का जो बैक कैमरा सेटअप है ना वो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और पिछले कुछ टाइम तक ये ज़रूर हुआ है कि काफ़ी फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं अच्छे कैमरास के साथ, लेकिन वो दिखने में प्यारे नहीं थे। ये फ़ोन्स देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। इंटरनली भी यहाँ पर ओलेड डिस्प्लेस जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो दिया गया है। अगर आप बात करते हैं दोनों मॉडल्स की, लेकिन यहाँ पर जो पैनल साइज है उनमें डिफरेंस है। प्रो का पैनल थोड़ा बड़ा है, 6.72 इंचेस पे आता है। इसके अलावा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा जो है वो दिए गए हैं। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी हाईलाइट जो है वो ये है कि यहाँ पर 100 वॉट तक की जो चार्जिंग है वो प्रो मॉडल के अंदर आई है, तो वो एक बहुत बड़ा मूव है। और मुझे लग रहा है कि इस साल ये जो अगला 2022 वाला साल आ रहा है, और इवन ये जो अब आखिरी क्वार्टर चल रहा है, इसमें हमें काफ़ी ऐसे मोबाइल फोन देखने को मिलेंगे जो कि ज़्यादा तेज़ चार्जिंग के साथ आ रहे होंगे, क्योंकि अब ये एक ऐसा फीचर बन रहा है जिसके ऊपर कंपनीज इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। अगली न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है भाई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है ओप्पो रीनो 6 के रिलेटेड। मुझे पता है आप लोगों ने थोड़ा सा शुगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो रीनो 6 भी लॉन्च हुआ है ना, वो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक वही है जो रीनो 5 था हार्डवेयर वाली साइड से। ऑब्वियसली अंदर से कुछ चेंजेस ज़रूर किए गए हैं, लेकिन रीनो 7 के रिलेटेड कुछ लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं, और ये पॉइंट आउट कर रहे हैं एक ऐसी डिवाइस को जो कि जो रीनो 6 5G था उस जैसे बेजल्स में आ रहा है, लेकिन इसके फ्रंट साइड के ऊपर आपको काफ़ी खूबसूरत जो डिज़ाइन है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीनो 7 जो है इस सीरीज़ के अंदर हमें बहुत जल्दी जो अपग्रेड्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो रीनो 5 बहुत जल्दी रीनो 6 में कन्वर्ट हुआ है, और अब उम्मीद है कि जल्द ही हमें रीनो 6 जो है वो बहुत जल्द ही रीनो 7 की फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है
कि इन दोनों फ़ोन्स के सामने वाली साइड पर भी मोर और लेस डिज़ाइन जो है वो सेम होने वाला है, और इसके अंदर जो इंटरनल्स हैं उनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो जो फ़ोन रीनो 6 5G के नाम से कुछ मुल्कों में लॉन्च हुआ है, वो रीनो 7 नॉर्मल के नाम से बाकी कंट्रीज़ में आ सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर इसके आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, एंड ऑब्वियसली इसका जो प्राइस टैग है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो सोनी के ड्रोन के रिलेटेड आ रही है, जो कि सोनी एयरपीक S1 के नाम से है। और ये जो ड्रोन है ये जापान के अंदर फाइनली जो प्री ऑर्डर्स हैं उनमें चला गया है। अब जिनको नहीं पता कि ये ड्रोन क्या करता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो ड्रोन का कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा ड्रोन का होता है जिसके अंदर कुछ इस तरह का सेटअप होता है। अब आप इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो कैमरा लगाया गया होता है ड्रोन के अंदर वो उसके अंदर ही लगा होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स हैं, ऐसे लोग जिनने मैं ये कहूँगा कि 20-20 लाख रुपए के कैमरास खरीदे होते हैं, उनने वो कैमरास किसी वजह से खरीदे होते हैं, और जब उनने कोई मूवीज़ बनानी है या कोई भी ऐसा शो शूट करना है तो वो मल्टी कैम सेटअप के अंदर भी कोशिश करते हैं कि एक ही तरह का रिजल्ट आए। क्योंकि लेट्स से आपने पूरी मूवी एक तरह से रिकॉर्ड की है और एरियल शॉट में जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसमें मसला आता है। और इसी काम को सॉल्व करने के लिए सोनी ने ये जो ड्रोन है ये इंट्रोड्यूस करवाया था, और अब ये प्री ऑर्डर्स में चला गया है। अब इस तरह के जो ड्रोन्स हैं, एक तो वो बहुत बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो नॉर्मल कंज्यूमर ड्रोन की कैटेगरी में ये आते ही नहीं है, ये सिर्फ फिल्म मेकर्स लेते हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि इन ड्रोन्स के अंदर जनरली आपको जो कंट्रोल्स हैं उनको करने के लिए 2 या 3 लोगों की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि एक बंदा कैमरा कंट्रोल करता है, एक बंदा ड्रोन को कंट्रोल करता है, और एक बंदा कैमरे की मूवमेंट को या फोकस को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये जो ड्रोन अभी लॉन्च किया गया है ये सोनी के लेटेस्ट अल्फा 1 सीरीज़ के साथ भी कंपैटिबल है, जो कि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है भाई, वो आ रही है वन प्लस के रिलेटेड, और ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताई थी, मतलब मुझे दिल में आ रही थी कि होगा। मुझे भी कोई लीक नहीं पता थी, बस दिल में वो होता है ना, अंदाज़ा होता है, वो अंदाज़ा ही था मेरा। और वो न्यूज़ ये है कि ऑक्सीजन OS और कलर OS अगले साल बिल्कुल आपस में मिलने वाली हैं। जब चाइना के अंदर ऑक्सीजन OS को रिमूव किया गया है वन प्लस की डिवाइसेस से, और उसकी जगह कलर OS को ओप्पो की तरफ से डालकर वन प्लस में लॉन्च किया गया है, तो तभी मुझे ये लग रहा था कि हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी, और अब ये चीज़ जो है कंफर्म कर दी गई है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी के लिए जो चाइना में आने वाली वन प्लस की डिवाइसेस है वो ऑलरेडी कलर OS के ऊपर है, यानी कि उनके अंदर वही सॉफ्टवेयर है जो कि ओप्पो के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आता है। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप वन प्लस का भी फ़ोन लेते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है। लेकिन कहने में जो है वो पहले तो ये कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब इंटरनेशनल के बारे में भी ये खबर आ गई है कि अगले साल तक कलर OS और वन प्लस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑक्सीजन OS वो आपस में मिल जाएंगे, और आपको वन प्लस और ओप्पो की डिवाइसेस पे सेम ही सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इस पॉइंट पर ये क्या करेंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हार्डवेयर वाली साइड से ओप्पो की डिवाइसेस ऑलरेडी जो है वो वन प्लस की डिवाइसेस से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर भी सेम कर देंगे तो फिर वन प्लस की जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो कहाँ जाएगी, या वो क्या करेंगे इस बारे में आई हैव नो आइडिया। लेकिन देखने में आएगा कि फ्यूचर में इसको BBK वाले जो हैं वो किस तरफ लेकर जाते हैं। DJI के भी एक ड्रोन की लीक जो है वो हमारे सामने आई है, और इस बार जो ड्रोन है वो मेरे ख्याल से DJI का प्रोफेशनल ग्रेड में सबसे पॉपुलर ड्रोन है, और वो है DJI की Mavic सीरीज़। और DJI Mavic 3 Pro जो है वो लीक आउट हुआ है, जिसके बारे में बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर आपको 2 कैमरा ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलेंगी, और ये 46 मिनट की फ्लाइट्स जो है वो कर सकेगा, और यहाँ पर आपको 4/3 सेंसेस भी देखने को मिल जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, उसकी रीज़न ये है कि DJI Mavic का ये जो ड्रोन है एक तो बैटरी को बढ़ा रहा है, और दूसरा यहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शंस भी मिल रही हैं कि आप डिफरेंट कैमरा सेंसर्स के दरम्यान में पिक कर सकें। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि 2 कैमरास जो हैं इनमें एक 20 मेगापिक्सल का सेंसर होगा और एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, और ये जो सेंसर्स हैं ये 5.2K तक की वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि पिछले साल भी जब DJI का Mavic 2 आया है तो उस टाइम पर एक आपको Mavic 2 Pro मिलता था और एक Mavic 2 Zoom था। प्रो में क्वालिटी बेहतर थी, जूम में आपको जूम की ऑप्शन मिल रही थी। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट किया। पर्सनली मैं अगर होता, मैंने वैसे कभी लिया नहीं है क्योंकि मेरे पास जो है DJI का इंस्पायर पड़ा हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर मैं लेता कभी तो मैं DJI का जो Mavic 2 Zoom है उसको प्रेफर करता एज कम्पेयर टू द Pro 1। ओके भाई, तो Xiaomi की एक नई डिवाइस जो है वो लीक आउट हुई है जिसका नाम है Xiaomi CVI,
और ये Xiaomi की जो इससे पहले आने वाली CC सीरीज थी उसको रिप्लेस करने वाली है। और यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि CVI जो है ये ख़ास तौर पर उन लोगों को टारगेट कर रही है जो कि अच्छे कैमराज और अच्छे डिज़ाइन वाले फ़ोन लेना चाहते हैं। तो बेसिकली इन फोन्स के थ्रू ना Xiaomi का सीधा सीधा टारगेट Oppo और Vivo के यूजर्स हैं जो कि कैमरा और डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। Xiaomi की जो CV डिवाइसेस हैं ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर अगर आएंगी भी तो इस सीरीज़ के नाम से नहीं आएंगी, इनको Redmi या Xiaomi के या Poco के नाम में कहीं पे लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे पहले हम इस सीरीज़ के कुछ मोबाइल फ़ोन्स देख चुके हैं जो कि Xiaomi की Redmi सीरीज़ के अंदर लॉन्च किए गए थे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। CV जो है इसके अंदर आपको मेटालिक फ्रेम देखने को मिल रहा है और इसके अंदर फ्रंट साइड पर जो कैमरा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगाया गया है और इसके अंदर आपको बैक साइड पर भी एक बहुत पावरफुल सेंसर मिलता है। तो फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का सैमसंग का GD1 सेंसर है और बैक पर GW3 प्राइमरी कैमरा लगाया गया है जो कि दोनों ही बहुत अच्छे सेंसर्स हैं जिन जिन कामों के लिए उनको यूज़ किया गया है। और आई बिलीव के Xiaomi इस कैटेगरी को भी ट्राई करना चाहता है और तो पाकिस्तानी मार्केट में ये लॉन्च होता है या नहीं उसके बारे में कोई ज़्यादा खबर नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो ऑनर के रिलेटेड आ रही है और ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। आपको पता है ऑनर और Huawei इस पॉइंट पर सेपरेट हो गए हैं और ऑनर ने ऑलरेडी ऐसी डिवाइसेस लॉन्च करना स्टार्ट कर दी थी जिनमें गूगल प्ले स्टोर और 5G की सर्विसेज जो हैं वो अनेबल्ड हैं। तो ऑनर अब एक इंडिपेंडेंट ब्रांड के तौर पर काम कर रहा था और लोग सोच भी रहे थे कि ऑनर 2022 तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च भी हो जाएगा। लेकिन अब एक छोटी सी हरकत हो गई है और वो हरकत ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो एजेंसीज हैं उनने डिबेट करना स्टार्ट कर दिया है कि क्या ऑनर को खुली छूट देनी चाहिए या ऑनर को भी बैन में रखना चाहिए। अब इसके अंदर सीन ये है कि कुछ एजेंसी के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि भाई ऑनर जो है इसको बैन करना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये Huawei से निकला है और इसके अंदर भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो वही हैं जो चाइनीज स्टेट ऑन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या बंदे हैं। दूसरी साइड पे कुछ कंपनीज कह रही हैं, कुछ साइट्स कह रही हैं कि भाई अगर आप इसे बैन कर भी देते हैं तो टेक्निकली चाइना की हर कंपनी के अंदर स्टेट ओन्ड लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह तो आप फिर मतलब कोई सेंस ही नहीं बना रहे ना, क्योंकि हर कंपनी में ही कोई ना कोई बंदा स्टेट ओन्ड है। क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर चीज़ें चलती ही इस तरह से हैं कि गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इनपुट ज़रूर होता है। तो इस तरह से तो यूएस को नुकसान होगा। तो इस चीज़ पे डिबेट ज़रूर चल रही है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग यार ऑनर एक बहुत बड़ा कंपैटिटर था, इवन Huawei एक बहुत बड़ा कंपैटिटर था और उसकी वजह से जो जगह छुटी है ना मार्केट के अंदर वो अभी तक भी फिल नहीं हो सकी प्रॉपर्ली। तो आई वुड बिलीव कि अगर इसको छोड़ ही दिया जाए और इनको काम करने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बट देन अगेन यू नेवर नो कि क्या सिनेरियोज होने वाले हैं। Oppo वॉच फ्री के नाम से एक वॉच जो है वो Oppo लॉन्च करने वाली है और ये जो वॉच है ये डायरेक्टली कम्पीट करने वाली है Huawei की वॉच फिट को, जिसका मतलब ये है कि अगर ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 20 से 22 हज़ार की रेंज के अंदर कहीं पर लॉन्च होगी। और Oppo के हिसाब से ये प्राइस टैग ज़्यादा नहीं होने वाला। इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले जो है वो लगाया गया होगा और इसकी जो लुक है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर जो बैंड दिखाया गया है उस पर बहुत ज़्यादा लेदर टाइप की जो लुक है वो आ रही है। अब असल गेम ये है कि ये एक रबर स्ट्रैप है जिसके ऊपर रिजेस बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लोगों को टारगेट करने वाली है। अभी हमें इसके ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता कि ये एग्जैक्टली क्या होगी, लेकिन बहुत जल्द जो है ये लॉन्च होने वाली है तो इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो भी आ जाएंगी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी लॉन्च हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो नोकिया के रिलेटेड आ रही है, जहां पर नोकिया की जो पेरेंट कंपनी है HMD ग्लोबल वो कुछ टाइम के अंदर नोकिया ब्रांडेड टैबलेट को भी लॉन्च कर सकती है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसका नाम वो T20 हो सकता है। तो T फॉर टैबलेट्स और 20 क्योंकि आपको पता है नोकिया बड़े सिंपल नाम रखती है। और इसके अंदर आपको 10.36 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, 4GB रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज होगी, एक 4G टैबलेट होने वाला है। और यहाँ पर अभी तक हमें 100% कंफर्मेशन के साथ ये नहीं बताया गया कि इस टैबलेट के अंदर जो प्रोसेसर है वो कौन सा लगा होगा, लेकिन देखने में आएगा कि प्रोसेसर कौन सा आता है। वैसे आई एक्सपेक्ट कि ये कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर नहीं होने वाला। उसकी रीज़न ये है कि नोकिया इवन अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हाई एंड प्रोसेसर्स देने में बहुत ज़्यादा पीछे है और अगर उनके हाई एंड प्रोसेसर के साथ कोई फ़ोन आता है तो वो इतना महंगा होता है कि कोई नहीं ख़रीदता। और यही वजह है कि इवन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक दो डिवाइसेज हैं जिनने थोड़े बहुत यूनिट्स बेचे होंगे, लेकिन ओवरऑल उनकी जो कंडीशन है ना वो काफ़ी बुरी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो मार्क ज़करबर्ग भाई साहब की तरफ से आ रही है, जहां पर वो एक नया प्रोडक्ट जो है
वो लोगों को शो करने वाले हैं। और ये जो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट है वो एक लाइव स्ट्रीम के थ्रू होगी। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है वो शायद रेबन की ग्लासेस हों, लेकिन ऑलरेडी उनको जो है वो पहले से शो कर दिया गया है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये एक नया प्रोडक्ट हो और पोर्टल का सक्सेसर हो जो कि करंट वर्जन के अंदर डिस्काउंट के ऊपर मौजूद है। और देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन एक नई प्रोडक्ट जो है वो आप समझ सकते हैं कि मार्क जिंगरबर्गर साहब जो है ना वो हमें देने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो बेसिकली एक गेम के रिलेटेड है जो कि शेरलॉक होम्स ब्रांडेड गेम आने वाली है। और शेरलॉक होम्स की जो गेम है इसका पहला जो गेम प्ले डेमो है वो हमारे सामने आ गया हुआ है। और इस गेम प्ले डेमो में जो गेम है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है और इसके अंदर कॉम्बैट के फीचर्स भी दिए गए हैं, तो ये खेलने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ओवरऑल इससे मुझे असैसिन क्रीड वाली हल्की सी वाइब भी आ रही है। ऑल्दो ये जो गेम है शेरलॉक होम्स पे बेस्ड है, तो इसकी जो सारी ओवरऑल स्टोरी लाइन है वो एंटायरली डिफरेंट होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो हुंडई के रिलेटेड आ रही है जो कि इस टाइम पर हाइड्रोजन सेल्स के ऊपर काम कर रही है। और वो ये कह रही है कि 2023 तक जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बहुत ज़्यादा रोल होगा और 2023 तक वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की थर्ड जनरेशन लॉन्च करेंगे जिसमें जो प्राइसिंग है वो आधी हो जाएगी। अब अगर आपको नहीं पता कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है तो भाई आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी कि किसी पाकिस्तानी ने गाड़ी चला ली है पानी के ऊपर, लेकिन बाद में खबर आई कि वो 2 नंबर था। तो असल में गेम ये है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये सबको पता है, लेकिन पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए यानी कि इन दोनों को पानी से निकालकर गैस बनाने के लिए जो ताकत लगती है वो ज़्यादा होती है और उसके बाद इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो ताकत हमें ये वापस देते हैं वो कम होती है। यही वजह है कि जो लोग गाड़ियों में पेट्रोल इंजन के साथ पानी डाल रहे थे असल में वो कर ये रहे थे कि पेट्रोल से ज़्यादा पावर लेकर उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे थे और बाद में उसको यूज़ कर रहे थे। तो बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इधर से ताकत निकाल के उधर जा रही थी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अगर आप कंबाइन कर देते हैं सोलर सिस्टम के साथ तो ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में काम कर सकती है, क्योंकि सोलर सिस्टम्स के अंदर इस टाइम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बैटरीज का है, क्योंकि सोलर सिस्टम की जो बैटरीज हैं वही सबसे महंगी होती हैं। और अगर आप समझें कि पूरी दुनिया में सोलर सिस्टम लगा दिए जाते हैं और जो उनसे पावर जनरेट होती है उससे पानी को तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाई जाती है, तो ऑल दो कुछ पावर लॉस होगा लेकिन ये वो पावर होगी जो कि ऑलरेडी हम ज़ाया कर रहे हैं सूरज की रोशनी की फॉर्म में। और यही वजह है कि आने वाले टाइम के अंदर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं असल में वो भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के थ्रू चलेंगी, तो हाइड्रोजन के थ्रू बिजली बनेगी और उससे इलेक्ट्रिक कार्स चलेंगी। और इसका फ़ायदा ये भी है कि आप हाइड्रोजन को नॉर्मल पेट्रोल की तरह भरवा सकेंगे गाड़ियों में, तो जो चार्जिंग का टाइम है वो भी कम हो जाएगा। और उसके अलावा इनकी जो लाइफ है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि बैटरी तो आपको पता है कि लिथियम बैटरी जितनी भी अच्छी हो 10 साल के बाद जाकर उसकी जो लाइफ है वो ख़राब हो ही जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो एप्पल के रिलेटेड आ रही है और मुझे ये खबर नहीं देनी चाहिए। ये खबर है एप्पल की एक लीक के रिलेटेड। अभी रिसेंटली आईफोन वाली हरकत के बाद मुझे ये खबर नहीं देनी चाहिए। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक ईमेल लिखी कि भाई हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो लीक हो रही हैं और हमें इनको रोकना चाहिए। और उस ईमेल में लिखा हुआ था कि भाई कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लीक हुई हैं, किस किस की लीक गई है, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो लोग ये लीक कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये ईमेल भी लीक हो गई। तो एक बंदा, एक कंपनी का सीनियर बंदा एक ईमेल लिखता है कि हमें लीक्स को रोकना चाहिए और वो ईमेल भी लीक हो जाती है। दैट्स अ वेरी आयरॉनिक मूव ऑन, स्पेशली अगर आप एप्पल की बात करते हैं, क्योंकि एप्पल बहुत स्ट्रिक्ट है, एप्पल नहीं छोड़ता भाई, और एप्पल अगर पकड़ ले तो एप्पल सीधा फायर करता है। लेकिन फिर भी एप्पल के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और हमने देखा है रिसेंट टाइम में जो एप्पल की लीक्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, उनमें कोई कमी नहीं आ रही। और अगेन अगली खबर जो है वो एप्पल की लीक के रिलेटेड ही है, जहाँ पर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेस के साथ आने वाले M1X के मैकबुक प्रोज जो है वो लीक हो गए हैं। और ये लीक हुए हैं मैक OS के लेटेस्ट वर्जन मॉनिटरी के बीटा के अंदर, जहां पर बेसिकली इसकी जो सपोर्ट है वो दी गई थी। और यहाँ पर जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन बताई जाती है वो 3456x2234 बताई जा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये असल में M1X के जो मैकबुक प्रोज आने वाले हैं
उनके लिए बताई जा रही है। अभी के लिए अगर आप मैकबुक प्रो की बात करते हैं तो उसका जो बड़ा वर्जन है 16 इंच वाला, उसमें जो सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो Core i9 वाली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उसको एप्पल बीट करेगा और एक नया प्रोसेसर लॉन्च करेगा जिसको M1X कहा जा रहा है। और इस प्रोसेसर के साथ आने वाला जो मैकबुक होगा उसमें प्रोसेसर के अलावा भी कुछ डिज़ाइन चेंजेस होने वाले हैं। जिस तरह हमने iMac में देखा कि जब M1 iMacs आया तो उनका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट था, और अब उनका एग्जैक्ट डिज़ाइन क्या आता है उसके बारे में लीक्स काफ़ी हैं, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूँगा। और बात हो रही है लीक्स की, तो भाई DJI का Action 2 कैमरा भी लीक आउट हो गया है एक दफ़ा दोबारा। DJI की लीक्स भी भाई एप्पल से ज़्यादा आती हैं, और ये जो एक्शन कैमरा है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ये कम्पीट करेगा GoPros को। अब GoPro जो है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि GoPros आहिस्ता आहिस्ता करके फीचर्स को बढ़ाने के लिए अपने साइज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप इस कैमरा की बात करते हैं तो ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और इसके अंदर जो फीचर बता रहे हैं वो ये है कि 2.7 के वीडियो ये 120 FPS पे रिकॉर्ड करेगा, और उसके अलावा ये 4K वीडियो भी 120 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर सकता है। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि इनकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके साथ एक केस आएगा जो कि इसको वाटरप्रूफ बनाएगा, तो ये खुद बजाते खुद वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आपने वाटरप्रूफिंग लेनी है तो ऑब्वियसली आपको केस चढ़ाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अब जो GoPros आ रहे हैं उन पर आपको किसी केस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिल्ट इन वाटरप्रूफिंग के साथ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो अगेन एप्पल की एक लीक के रिलेटेड है, जहां पर iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max के बारे में कुछ लीक्स आए हैं, और खबर ये आ रही है कि 14 सीरीज वो सीरीज होने वाली है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस किए जाएंगे, और ये जो चेंजेस हैं ये iPhone XS के बाद सबसे बड़े चेंजेस होने वाले हैं। तो iPhone 11, 12, 13 एक ही टाइप के फ़ोन थे, लेकिन iPhone 14 के अंदर पहली बात तो ये है कि जो फ्रंट साइड होगी उसके अंदर एक पंच होल कैमरा दिया जाएगा। अब मज़ेदार बात यह है कि पंच होल कैमराज हम ऑलरेडी काफ़ी फ़ोन्स के ऊपर देख चुके हैं। इवन अगर मैं अपना ये सैमसंग उठाऊं तो इसके अंदर भी पंच होल कैमरा है, और अगर आप कोई मिड रेंज फ़ोन ले लेते हैं उसमें भी पंच होल कैमरा है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि एप्पल इस पंच होल कैमरा के साथ साथ अपना जो फेस आईडी का सारा मैकेनिज्म है वो भी स्क्रीन के नीचे लगा लेगा। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज जो कि देखने को मिलेगा वो 48 मेगापिक्सल के मेन कैमराज होने वाले हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप आईफोन्स की हिस्ट्री में बात करते हैं ना, तो iPhone 14 सीरीज़ सबसे जल्दी लीक हुई है। अभी iPhone 13 लॉन्च नहीं हुआ था कि iPhone 14 के जो लीक्स थे वो आने स्टार्ट हो गए थे, और ये बड़े क्रेडिबल सोर्सेज की तरफ से भी आए हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है कि किसी ने मुंह उठा के कह दिया हो, ये असल में क्रेडिबल सोर्सेज के लीक्स हैं। तो आई डोंट नो एप्पल क्या कर रहा है, लेकिन एप्पल की जो लीक्स है ना भाई, वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर साइड से आ रही हैं, और मेरे हिसाब से एप्पल को इस चीज़ के ऊपर ना ज़रा ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज जो सिचुएशन है ना वो ख़राब भी हो सकती है। कुछ न्यूज़ रह गई हैं और ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज मैं इन न्यूज़ को स्किप भी कर देता क्योंकि हमारी जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इनको डालना ज़रूरी है। और इन न्यूज़ के अंदर जो पहली न्यूज़ है उनमें Realme GT Neo 2 की न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर थर्मल पेस्ट के अंदर डायमंड्स को यूज़ किया जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा मूव है क्योंकि जो डायमंड्स हैं वो थर्मली बहुत ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं। अगर आप किसी थर्मल पेस्ट में डायमंड डाल देते हैं तो उनके अंदर जो कंडक्शन की रेशो है वो 5 टाइम्स बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सिल्वर। और यही वजह है कि पीसीस के अंदर हम ऑलरेडी डायमंड बेस्ड जो पेस्ट है वो देख चुके हैं। तो अब हमें यही जो पेस्ट की सिनेरियो है ये आपको मोबाइल फ़ोन में भी देखने को मिल जाएगा, और Realme GT Neo 2 पहला मोबाइल फ़ोन होगा जिसमें ये आएगा। बाय द वे मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि Realme GT Neo 1 जो ऑफिशियल था उसकी दुनिया की पहली अनबॉक्सिंग आपके भाई ने बकलम खुद की थी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो इसकी ऑफिशियल अनबॉक्सिंग है उसमें हम फर्स्ट तो नहीं आ सकेंगे क्योंकि कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन जल्दी ज़रूर लेके आएंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है ये चाइना के रिलेटेड आ रही है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की हालत बहुत ख़राब है। और वो ये है कि चाइना ने इस टाइम पर सारी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस को इलीगल कर दिया है, और ये जो चीज़ है ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर सबको बैन कर दिया गया है। हमने इससे पहले भी चाइना की तरफ से काफ़ी चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये पहली बार है कि हमें चाइना की तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिला है जहाँ पर सब कुछ बैन कर दिया गया है। और भाई ये ऐड आ रहा था, मैंने कहा छुपा लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया, मैंने कहा क्या ही बात है ऐड की। तो ये चीज़ ज़रूर हुई है। और क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि डाउनफॉल आया है तो किसी ने खुल के बाय भी किया है एक क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट जिसके अंदर ऑलरेडी इतने बिटकॉइन मौजूद हैं कि उसको दुनिया में 3rd लार्जेस्ट वॉलेट कहा जाता है।
उसने इस डिप के अंदर 700 और बिटकॉइंस बाय किए हैं। मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि $50,000 के करीब, मतलब 50,000 तो नहीं, इस टाइम तो 42 आई थिंक चल रहा है, लेकिन बिटकॉइन की जो प्राइस टैग है वो बहुत ज़्यादा है। और बिटकॉइन जो एक बिटकॉइन है वो इस टाइम 70 लाख के करीब है, और किसी ने 700 कॉइन्स 2 दिन में खरीदे हैं। तो भाई कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि इस टाइम बिटकॉइन की गेम में बैठे हुए हैं। फाइनल न्यूज़ जो कि आज हमारे सामने आ रही है ये सैमसंग के रिलेटेड आ रही है, और ये न्यूज़ होने वाली है S22 अल्ट्रा के रिलेटेड, जहां पर खबर ये आ रही है कि एप्पल को टक्कर देने के लिए सैमसंग अपना S22 अल्ट्रा जो है वो एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाएगी जो कि हर लिहाज से हर कंपटीशन को बीट करेगा। और इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए इवन सैमसंग अपने S22 अल्ट्रा के अंदर जो S पेन है वो बिल्टन देगी। तो S22 अल्ट्रा के साथ सैमसंग उन यूजर्स को भी टारगेट कर रही है जिनने फोल्ड नहीं लिया और वो नोट सीरीज लेना चाह रहे थे, और इससे वो भी लोग टारगेट हो रहे हैं जो कि अब S21 यूज़ करके थक चुके हैं और उनका दिल है कि उनको नया मोबाइल फ़ोन मिल जाए। तो ये जो फ़ोन्स हैं ये भी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, और S22 अल्ट्रा जो है ये बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो जब ये आएगा इसका बता दूंगा, लेकिन अभी S21 FE की खबरें आ रही हैं तो उसके रिलेटेड भी बहुत जल्द कोई वीडियो आ जाएगी। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। 26 मिनट की वीडियो हो गई। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है तो अपनी उम्र जो है ना वो बस कमेंट्स में लिख दे, उससे ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा, मुझे पता लग जाएगा कौन बंदा एंड तक आया है।